भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें और उसकी उष्णता को अपने नेत्रों पर लगाएं। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम सभी को। म्यूट है आप। थैंक यू प्रियंका जी। चलिए शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस मैम। सभी को हरिओम। स्वागत है आप सभी का टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। आप सभी पढ़ के आए हैं सिलेबस? कोई बता दीजिए मैं कन्वर्ट करके। मेरी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर 1, जो हमारा जनरल पेपर होता है, उसका पहला यूनिट। हाँ जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला यूनिट फर्स्ट पेपर का, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं बस सिलेबस। तो सबसे पहले है टीचिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो 3 है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है इसमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सारा आ जाएगा एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एट इंस्टीट्यूशन। ठीक, फिर अगला जो वो हमारा होगा वो होगा मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, जिसमें ऑनलाइन में आ जाएगा स्वयं प्रभा और मूक। इसके बारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड हम पढ़ेंगे। और जो हमारा सबसे लास्ट का टॉपिक है वो पढ़ेंगे वॉइस ब्रेक हो रही है मैम वॉइस क्लियर नहीं है मैम आपका। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी सही है? हेलो, अभी ठीक है। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस, ये हिंदी में। ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी क्लास के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति की। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ाऊँ या हिंदी में या फिर दोनों में? मिक्स्ड मिक्स मैम, मिक्स। दोनों में मैम। ठीक है जी। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग क्या होती है? तो टीचिंग इज अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन। यानी अब हिंदी में देखते हैं कि शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षक और छात्र के बीच एक व्यक्तिगत संबंध है,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि टीचिंग में जो इम्पोर्टेंट 2 एलिमेंट्स होते हैं वो पहला टीचर होता है और दूसरा लर्नर या स्टूडेंट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण है शिक्षक और छात्र के बीच का एक व्यक्तिगत संबंध जो व्यवहार में संशोधन का कारण बनता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि किसके व्यवहार में संशोधन होगा टीचिंग से? स्टूडेंट के। लर्नर की। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी 2 ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है टीचिंग के वो है शिक्षक और छात्र। तो जिसके व्यवहार में संशोधन होना है वो होगा हमारा छात्र। ठीक है, फिर एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है इट इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी इसे हम हिंदी में योग्यता कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि यह कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है। टीचिंग हो गया शिक्षक और छात्र के बीच का व्यक्तिगत संबंध जो कि छात्र के व्यवहार में संशोधन का कारण बनेगा। ठीक, फिर एप्टीट्यूड क्या हो गया कि कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता। तो अब देख लेते हैं कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है इज द नेचुरल एबिलिटी टू टीच, यानी शिक्षण अभिवृत्ति सिखाने की स्वाभाविक क्षमता है। ये वाली स्लाइड ओके है? जी मैम। यस हाँ मैम। जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे ना उधर दिखता नहीं है, तो आपको एक रिप्लाई। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अवधारणा क्या है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा। कोई कुछ कह रहा है क्या? म्यूट कर वॉइस लीजिए। ब्रेक हो रही है अभी बीच में। मैम वॉइस ब्रेक हो कभी रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ अच्छा, बहुत सब यस मैम, बहुत ज्यादा धीमी आ एक रही है मिनट आपकी रुकिएगा। मैं आवाज। अगर माइक ईयरफोन हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, लाउड होगा। अभी सही है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मौसम खराब है, तो अगर मेरी वॉइस ब्रेक होना तो प्लीज बता दीजिएगा बीच में। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं हम परिभाषाएं, जो हमारी परिभाषाएं दी गई है। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो है एच सी मॉरिसन ने दी है कि टीचिंग की परिभाषा। ठीक है, तो टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। ठीक है, तो यानी कि इनका कहने का ये मतलब है कि शिक्षण जो है वो क्या है, अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का एक अंतरंग संपर्क है। कैसे समझाते हैं, देखो, जो इसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति है वो हो जाएगा हमारा अध्यापक, और जो कम परिपक्व व्यक्ति है वो होगा स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच का जो संपर्क होता है उसे शिक्षण कहा गया है एच सी मॉरिसन के द्वारा। ठीक, फिर है अगली परिभाषा, वो दी है जैक्सन ने। ये क्या कहते हैं? टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन टू और मोर पर्सन, वन ऑफ whom टीचर intends to effect certain changes in the other participants, यानी कि स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि शिक्षण क्या है। वही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के आमने सामने की मुठभेड़ है जिसमें एक शिक्षक अन्य प्रतिभागी यानी छात्र में कुछ बदलाव करने का इरादा रखता है। ठीक है, तो इनमें इसमें भी वही कहा गया है जो लगभग ऊपर वाली परिभाषा में हमें बताया गया था कि 2 चीजें होंगी। ठीक है, टीचिंग में हमारे 2 व्यक्ति होंगे महत्वपूर्ण। पहला होगा शिक्षक और दूसरा होगा छात्र। तो ये इसमें बताया है जैक्सन ने कि ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ है जिसमें शिक्षक अन्य प्रतिभागी यानी जो छात्र होगा उसमें कुछ बदलाव लाने का इरादा रखता है। ठीक है, ये वाली स्लाइड ओके है? जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है जे बी हफ और जेम्स के डंकन, इनके द्वारा दी गई है। तो ये क्या कहते हैं? टीचिंग इज एन एक्टिविटी विद 4 phases: अ करिकुलम,
प्लानिंग फेज एंड इंस्ट्रक्टिंग फेज एंड एन इवेल्युएटिंग फेज। मतलब कि शिक्षण 4 चरणों वाली एक गतिविधि है। शिक्षण को गतिविधि कहा है जो जिसमें के 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है योजना चरण, तीसरा है एक निर्देशन चरण, और जो हमारा चौथा है वो है एक मूल्यांकन चरण। ये डेफिनेशन दी गई है जेबी हफ और जेम्स के डंकन द्वारा टीचिंग की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो है एनएल गेज द्वारा जो अगली परिभाषा दी गई है हमें, वो है टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। इसमें भी वही जो हमने पहले 2 परिभाषाएं पढ़ी थी, लगभग वही कहा गया है एनएल गेज द्वारा कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। ठीक है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार क्षमता को बदलना है। इसका भी वही मतलब हुआ कि टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना चाहता है, इसी को इनके द्वारा टीचिंग कहा गया है। ठीक, अगली जो परिभाषा है वो दी गई है क्लर्क के द्वारा। तो ये कहते हैं हम टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। घुमा फिरा के वही परिभाषाएं दी गई है सबके द्वारा, क्योंकि टीचिंग यही है, छात्र और शिक्षक का आपस का संबंध है जिसमें शिक्षक को छात्रों के व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। ठीक, तो क्लर्क भी यही कहते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो छात्रों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए डिजाइन और निष्पादित की जाती है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस आगे बढ़े। आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना उसको नोट करते रहिएगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, मैम जी। क्या क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? क्या पूछ रहे हैं, फिर से बोलिए। मैम क्या एग्जाम्स में इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं क्या कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, या किसी का नाम लेके बोल जाता है इसके द्वारा कौन सी डेफिनेशन दी गई है? नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है तो टीचिंग की जो डेफिनेशन थी अलग अलग लोगों द्वारा दी गई, वो बस आपको एक बार पता होनी चाहिए। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन इससे वैसे बनते नहीं है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें जो आज का टॉपिक है वो है कि शिक्षण को 3 दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो इसको नोट करते रहिएगा, लास्ट में पूछूंगी मैं आज, है ना। तो सबसे पहले है सत्तावादी। ठीक, तो सत्तावादी का जो मेन पॉइंट है वो है कि ये शिक्षक केंद्रित होता है। किसी को पता है शिक्षक केंद्रित टीचिंग कैसी होती है? बताइए। टीचर जो डिफरेंट एशियन टीचिंग थी ना वो हमारी जो है वो तो शिक्षक ट्रेडिशनल की वे ऑफ टीचिंग होता था ना जो पहले, वो तो टीचर ओरिएंटेड ही होता था ना। टीचर्स के अकॉर्डिंग होती है। टीचर का मेन रोल होता था जिसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो टीचर सेंटर मैम शिक्षक शिक्षण और पाठ्यक्रम। हाँ जी, इसमें यही होता है जो शिक्षक केंद्रित होता है ना, उसमें जो हमारा टीचर होता है उसका मेन रोल होता है, मतलब वो एक्टिव होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं। इसे हम टीचिंग कहते हैं, यानी विचारहीन शिक्षण। क्यों कहते हैं वो आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये शिक्षक, ये क्लास चल रही है तो इसको क्या कह सकते हैं? सत्तावादी शिक्षक फिर से केंद्रित। आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। मैम जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं इसमें एक्टिव एक्टिव तो टीचर ही हैं, आप ही हो, तो क्या इसको भी शिक्षक केंद्रित सत्तावादी कह सकते हैं ऐसे? नहीं, इसमें एक्टिव आप लोग भी है क्योंकि हम बीच में डिस्कस कर रहे हैं ना, यस मैम। तो ये नहीं होगा सत्तावादी। ठीक है, अब इसको ओके समझ। हाँ जी, तो देखिए इसको हम एक पॉइंट मैं बोल सकती हूँ अभी? हाँ जी, क्या? हाँ जी मैम, अभी एक क्वेश्चन किया था पीछे किसी ने रिगार्डिंग की जो आपने कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड की जो परिभाषा है आपने दी, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी रहे हैं आपने उनकी डेफिनेशंस बताई थी। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, किसी ने पूछा था कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, इस बार आए हुए थे।
तो ये पूछा गया था, कोई डेफिनेशन दी थी और पूछा गया था कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ऐसे करके पूछा गया था। अच्छा जी, ठीक है। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि जो टीचिंग है वो हमारे हायर एजुकेशन में भी आता है, तो क्या पता वो जरूरी नहीं है इससे भी आई हो उससे भी आई हो, तो थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो इसको पढ़ लेना एक बार आप लोग, ठीक है। जी हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे सत्तावादी शिक्षण की। ये शिक्षक केंद्रित होता है, विचारहीन शिक्षण होता है। तो इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जो आजकल हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसको हम सत्तावादी शिक्षण को कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें जो हम पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, मान लो हमने उन लोगों को दिया ABCD पढ़ने को, ठीक, तो वो लोग बस उसको याद करके लाते हैं। मतलब उसमें ना वो कोई सवाल पूछते हैं कि ये क्यों है कैसे है, तो उसमें एक साइड होता है हमारा, ठीक है, ये वन वे प्रोसेस होता है सत्तावादी में, ठीक। और टीचर ही डिसाइड करता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, या किस तरह से उनको, मतलब जो भी सब कुछ है टीचिंग से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, वो सब टीचर ही डिसाइड करता है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट एक मतलब बिल्कुल एम्प्टी वेसल की तरह होता है कि उसको जो कुछ कह दिया या जो कुछ उसमें एक हिसाब से उनको बताना है, तो वो बस वही पढ़ते हैं जो टीचर उनको कहते हैं। तो इसलिए ये थॉटलेस टीचिंग है, क्योंकि इसमें बच्चे अपना दिमाग नहीं यूज करते हैं, वो बस वो चीजें याद करते हैं जो टीचर उन्हें समझाते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया पहला पॉइंट। मैम जी मेरे को ये पूछना था कि फिर वो थॉटलेस लर्निंग होगा ना, थॉटलेस टीचिंग कैसे होगा? पढ़ाने में तो मतलब विचार विवश होता रहेगा ना, ABCD भी पढ़ाने का रहेगा, फिर भी टीचर सोचती है ना कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, तो वो थॉटलेस टीचिंग कैसे हो गया? वो थॉटलेस टीचिंग बच्चों के लिए हुआ ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम ABC करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, बस उनको थोपा जा रहा है, वो खुद से उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, या उसको समझ नहीं रहे हैं, उस चीज पे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, या कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दीदी फिर ऐसा कहना सही रहेगा क्या कि सत्तावादी टीचिंग एक हद तक ठीक है या सही है? क्योंकि उस एज में तो मार्गदर्शन की जरूरत है ही, मतलब कुछ कुछ तो एक ऐसा गाइडलाइन लेके चलना ही पड़ता है, जैसे ABCD हम लेके मतलब हमने अभी सबने ही मान लिया कि ABCD जरूरी है। देखिए इसमें सही करने गाइडलाइन के ये कुछ ऐसा है जैसे कि छोटा बच्चा है, जैसे कच्चा मटका जैसा हुआ, तो वी आर जस्ट गिविंग अ शेप। तो कुछ कुछ ऐसा हुआ फर्स्ट वाला अथॉरिटेरियन मैं कह रही हूँ, इसमें कुछ कुछ जो मुझे समझ आ रहा है इसके अंदर, कि अगर आप ये कहें कि थॉटलेस टीचिंग का मतलब ये है कि बच्चे तो बिल्कुल कोरा कागज है, उसको अपनी तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं है कि वो इस पे क्या पूछे, अभी तो उसके अंदर हम डाल रहे हैं, बातें डाल रहे हैं, या कहो कि बेस बना रहे हैं उसका कि वो क्वेश्चन पूछने लायक बने। हाँ जी, बिल्कुल सही, यही यही बात है। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बस इसके टाइप्स बताए गए कि हमको शिक्षण को 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें पहला सत्तावादी है, जो शुरू ही वहीं से होता है, हम शुरुआत सभी वहीं से करते हैं, सभी हम सत्तावादी से ही शुरुआत करते हैं। आप भी ऐसे ही पढ़े हो, हम लोग भी ऐसे ही पढ़े हैं। हमें ABCD पढ़ना है, बच्चे टीचर हमें जो पढ़ाते हैं हमने वही पढ़ा है, वही समझा है, और आगे जाने के लिए हम सीधे आगे नहीं जा सकते। मान लीजिए हमने ये प्राइमरी एजुकेशन अपनी छोड़ दी और सीधा हमें PhD करनी है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। तो वो जरूरी है और एक हिसाब से सही है, ठीक है। हेलो। जी मैम, आगे तक। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाँ जी, ठीक। तो अगला है हमारा डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड प्लस टीचर सेंटर्ड, यानी विषय केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। इसे हम थॉटफुल टीचिंग कहते हैं, यानी विचारशील शिक्षण कहते हैं। अब जो ये वाला हमारा जो सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक शिक्षण वाला, इसको हम समझ सकते हैं जो थोड़े अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे हो गए और मास्टर तक के जो बच्चे आते हैं, वो इस वाले शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, लोकतांत्रिक के अंतर्गत। क्योंकि ये इसमें दोनों ही टीचर और स्टूडेंट मिलकर एक मतलब इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है इसमें, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, तो ये लोकतांत्रिक हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्लियर कर लिया कि इसमें सत्तावादी, किसी को ABCD आ गया,
तो अभी उसको हमें ए फॉर एप्पल होता है या उसका सेंटेंस बनाना है आगे, तो टीचर बताएगा और बच्चा उसको समझेगा। या फिर मान लीजिए कोई मैथ्स का, जैसे किसी ने काउंटिंग सीखी है या टेबल सीखी है, तब उसको मैथ्स में अप्लाई कैसे करना है वो टीचर बच्चे को बताएगा और बच्चे भी उससे पूछेंगे। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। तो जो लोकतांत्रिक है वो दोनों में होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। ये समझ आया? आया। यस मैम। हाँ जी, ठीक। तो अगला जो हमारा है वो है लाइसेंस फेयर। ये होता है स्टूडेंट सेंटर्ड। इसको हम समझ सकते हैं पीएचडी से। जो पीएचडी डिग्री होती है उसको हम समझ सकते हैं लाइसेंस फेयर। इसमें होता है हाईली थॉटफुल एक्टिविटी, यानी अत्यधिक विचारशील गतिविधि। इसका जो हमारा ये लाइसेंस फेयर है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है। इसका मतलब होता है लेट पीपल डू एज दे चूज। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट सेंटर जिसको क्यों कहा गया है, क्योंकि जो टीचर होता है वो बस एक गाइड के रूप में काम करता है। मान लो कोई पीएचडी कर रहा है, तो उसका जो टीचर होगा ना ही वो उसको मतलब रट्टा मरवाएगा किसी चीज में, जैसे एबीसीडी करना है ये कुछ, ना ही उसका वैसा डिस्कशन होगा जैसे हमारा थोड़ा अपर प्राइमरी लेवल से मास्टर्स तक का हो रहा था। ठीक है। तो इसमें जो कुछ करना है वो स्टूडेंट को खुद करना है, इसलिए इसे हाईली थॉटफुल एक्टिविटी कहा गया है। मान लो जैसे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको जो पीएचडी वाले हैं वो उसी को तो सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उसको कौन से योगासन द्वारा या कौन से प्राणायाम द्वारा क्योर किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को। तो ये सभी चीजें होती है पीएचडी में। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट सेंटर्ड। समझ आया? ये जो है ये पेडागोजी और एंड्रोलॉजी के अंदर भी आ जाएगा ना। बेसिकली यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्वेश्चंस मतलब एक तरह से डेटा वाइज देखा जाए तो स्टूडेंट्स ही ला रहे हैं एक तरह से, मतलब और उसके ऊपर सिर्फ उनके डाउट्स को क्लियर करना या उनको थोड़ा सा समझाना रिगार्डिंग द कि टॉपिक किस तरह से चलता है या कैसे है, ये लास्ट वाले में है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि टीचर यहाँ बिल्कुल बस उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, उनको पूरा नहीं बताते हैं कि अब तुम्हें ये करना है या फिर वो करना है। थोड़ा गाइड करते हैं जहाँ उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनकी खुद ही की है ना। जो उन्होंने मान लो कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है पीएचडी करने के लिए, वो उनकी खुद की प्रॉब्लम उन्होंने चूज की है कि उनको इस चीज पे काम करना है आगे। ठीक है। तो जो गाइड है वो बस उसको थोड़ा गाइड कर सकता है, उसको पूरा नहीं बताएगा कि नहीं तुम ऐसे ही करो या उनके हिसाब से ही चलो। वो जो हमारा एक पीएचडी स्कॉलर होगा वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपनी उसकी एक प्लानिंग होगी, रिसर्च डिजाइन होगा, अपनी तरह से वो काम करेगा। तो टीचर बस एक थोड़ा सा हेल्प कर सकता है उसको। ठीक। वो मीन्स यहाँ पीएचडी में से पढ़ाई तो होती नहीं है, बेसिकली इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है उसके ऊपर हम काम करते हैं रिसर्च में। हाँ और जी। इसके रिगार्डिंग जैसे एक रिसर्च में हम पढ़ रहे थे, तो ऐसे जो एक कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट कैसे निकालना है, कैसे छोटी छोटी चीजें हम करते कैसे हैं, उसके अंदर हम टीचर की गाइडेंस लेते हैं। रेस्ट जो सारा काम है वो हमारा अपना होता है, इसलिए ये वाला हमारे ऊपर इस टाइम पे लागू होगा जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, सही कह रहे हो। तो ये तीनों समझ आ गए सभी को, सत्तावादी, लोकतांत्रिक और लाइसेंस फेयर। कोई कुछ कह रहे हैं? आपके बात बहुत कम आ रही है। किसी को समझ आ रहा है ये कह रहे हैं? आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी आवाज ना मुझे क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के उद्देश्य। ठीक। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज एंड डाटा, यानी छात्रों को ज्ञान और डाटा प्राप्त करने में मदद करना। तो ये तो बहुत इजी है कि छात्रों को जब हम टीचिंग करेंगे तो छात्रों को उससे ज्ञान मिलेगा। और मतलब जो भी सारा ज्ञान मिलता है वो टीचिंग के जरिए ही मिलता है, वो चाहे फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो या वो कैसे भी हो। ठीक है। तो पहला ये उद्देश्य ये हो गया कि छात्रों को ज्ञान मिलता है टीचिंग से। ठीक।
दूसरा है टू शेप कैरेक्टर एंड बिहेवियर, चरित्र और व्यवहार को आकार देना। तो जब बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसको समझेगा, अपने जीवन में उतारेगा और जो उसको पढ़ाया गया है, तो उसका व्यवहार भी सुधरेगा और उसका चरित्र भी अच्छा होगा। तो ये इसका अगला उद्देश्य हो गया। ठीक, फिर है फोस्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। स्वतंत्रता को कैसे बढ़ावा मिलेगा? पढ़ाई से। देखो, मान लो हम लोग पढ़ाई कर लिए, मान लो हमने किसी जगह के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कैलाश पर्वत के बारे में। ठीक, तो वो पहले हमने पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, तो फिर हमें वहां जाना है कैलाश पर्वत तक। मान लो हम लोगों को घूमने जाना है, कैसे भी जाना है, ठीक है, उसके आसपास के जगह पर। तो स्वतंत्रता को बढ़ावा ऐसे मिलेगा कि पहले शिक्षा के जरिए हमें उस जगह का पता चला। वो कैसी भी हो सकती है, आपको टीचर के द्वारा शिक्षा मिली, आपने खुद से पढ़ा, आपने कहीं से भी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्कूल से ही पढ़े। ठीक, पहले हमें शिक्षा मिली, फिर हमें वहां पे जाना है, तो हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे अपने इंडिपेंडेंस से जाएंगे। तो वो हमें कहाँ से पता चला? सब हमें शिक्षा से ही पता चला। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, स्वतंत्रता को बढ़ावा। अगला है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। कैसे? देखो, मान लो कोई एक टॉपिक है, ठीक, वो बच्चे कुछ समझ पा रहे हैं और कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। मान लो क्लास में है 20 बच्चे, 10 लोगों को समझ आ गया और 10 को नहीं आया। ठीक, तो जिन 10 बच्चों को समझ आया है, तो वो उससे अगले टॉपिक के लिए प्रेरित होंगे पढ़ने के लिए। जिनको समझ नहीं आया वो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये भी है कि विद्यार्थियों को सब समझ आए और वो प्रेरित हो आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, अगला है टू नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? जिसमें अलग अलग चीजें आती है, जो क्रिएटिव काम होते हैं हमारे, जैसे किसी ने आर्ट एंड क्राफ्ट का सीख लिया, कोई नई रेसिपी बनाने से कुछ सीख रहा है, ठीक है, या फिर अपने कोई रूम को डेकोरेट कर रहा है, या अलग अलग चीजें सीख रहा है, नई नई स्किल सीख रहा है, जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। और ये भी हमारा एक शिक्षण का उद्देश्य बताया गया है। फिर है टू डेवलप सोशल स्किल्स, यानी सामाजिक कौशल को विकसित करना। सामाजिक कौशल कैसे विकसित होगा? पढ़ाई के जरिए। जैसे स्कूल में हम लोग खेलकूद प्रतियोगिता होती है, तो सभी उसमें मतलब क्या कहते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, तो इस वजह से उनमें, या उनको कोई काम दे दिया, मान लो पौधारोपण का काम मिला है किसी क्लास के बच्चों को, तो वो सब मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जो सोशल स्किल है उसका विकास होता है। तो इस तरह से ये भी एक मेजर इसका ऑब्जेक्टिव कहा गया है। ये समझ आ गई ये वाली स्लाइड? और ये जी थर्ड मैम। एक बार और बताएंगे, फोस्टर इंडिपेंडेंट। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं बताती हूँ। जो थर्ड है हमारा, वो है फोस्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। देखो, कोई चीज है, जैसे हम लोग मान लो पढ़े लिखे हैं, हम एक है पढ़ा लिखा और एक है पढ़ा लिखा नहीं, चलो इसको छोड़ते, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने कोई चीज पढ़ी है और हमें अपने डिसीजन खुद लेने हैं, तो हम स्वतंत्र है अपने डिसीजन, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं है कि मान लो हम पेरेंट्स ही कहे या कोई हमारे गार्डियन है वही हमें कहे कि तुम ये करो, या फिर मान लो तुम ये वाले ड्रेस पहन लो, यही तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां से अगली वाली ये पढ़ाई करनी है। लेकिन नहीं, अगर हम खुद से पढ़े लिखे हैं, हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो हम उनको, हमारी इससे स्वतंत्रता झलकेगी इसमें कि हम उनको कहेंगे नहीं, हमें, मान लो हमें आर्ट्स पढ़ना है, हमें कॉमर्स नहीं पढ़ना है, तो हम स्वतंत्र होंगे, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। समझ आया? ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, मैम, रचनात्मक सोच में एक कुछ एग्जांपल बता देंगे किस प्रकार? अच्छा, ठीक, हाँ जी, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। देखो, कोई शिक्षण का उद्देश्य है, हम शिक्षण के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। कैसे? जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम उसके साथ साथ जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग या रचनात्मक सोच, उसको भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्या आता है? जो रचनात्मक सोच होती है, जैसे मान लो रचनात्मक सोच में आ जाएगा आपको कोई ड्राइंग करनी है या पेंटिंग करनी है, तो आप कोशिश करोगे कि पढ़ाई के साथ साथ और चीजों में भी पार्टिसिपेट करो।
जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ हो गया, ठीक है, या आपको कोई मान लो आपका घर है, आपको घर को डेकोरेट करना है अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से, कि उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, या उसको कैसे सजावट कर सकते हैं उसकी, ठीक है। हम नई नई चीजें, डांस सीख सकते हैं, हम गाना गाना सीख सकते हैं, या जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे वीणा हो गया और ढोलक तबला, ये बजाना सीख सकते हैं। ये अलग अलग चीजें जो हैं, ये हम क्रिएटिव थिंकिंग के अंडर आएंगे, कि हमारी सोच पढ़ाई के अलावा भी जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रचनात्मक चीजें हैं, उसके प्रति भी हमारा रुझान हो, ठीक है। ओके। हाँ जी, ये क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। हेलो। जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमारा अगला जो इसमें टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, यानी एक अच्छे शिक्षक के लक्षण। एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, ठीक। तो इसको नोट करते जाइएगा, मैं लास्ट में पूछूंगी अभी सभी से। तो पहला इसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति। एक टीचर में, सॉरी, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, मतलब एक अच्छे टीचर में, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो उसमें सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। लीडरशिप यानी नेतृत्व, नेतृत्व की जो क्वालिटी होती है वो भी उसमें होनी चाहिए। उसको मान लो कोई काम दिया जाए जिसमें उसको एक लीडर के रूप में या नेता के रूप में उसको सभी को मार्गदर्शित करना हो, तो उसमें वो भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबको अपने अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन के हिसाब से सही लग रहा है, वैसी वैसी चीजों में लोगों को काम में लगा सके जो उसको काम दिया गया है, ठीक है। धैर्य होना चाहिए, क्योंकि क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं। अगर मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है हमारा, छात्रों के व्यवहार में सुधार लाना। तो क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े उदंड टाइप के भी होते हैं, ठीक है, जो कहना नहीं मानते हैं, या फिर, तो उनके लिए टीचर के अंदर धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पे उनको बहुत ज्यादा एकदम से धैर्य अपना खो देना है, गुस्सा करना है या कुछ भी। या फिर इसको अलग तरीके से समझे तो मान लो किसी बच्चे को एक टॉपिक, उन्होंने जो तरीका अपनाया है पढ़ने के लिए उससे समझ नहीं आ रहा है, ठीक। तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, चाहे किसी एक को ही नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ गया है, तो उनमें ये धैर्य होना चाहिए कि वो उसको एक अलग तरीके से समझाए, ना कि उसको डांट दे कि इतने बच्चों को आ गया, तुम्हें ही क्यों नहीं आ रहा है, ठीक। तो उसमें धैर्य भी होना चाहिए। फिर है पैशन, यानी जुनून होना चाहिए। जुनून तो होना ही चाहिए। अब पढ़ाई पढ़ाओगे आप किसी को, तो अपने सब्जेक्ट के प्रति या पढ़ाई के प्रति हमें जुनून तो होना चाहिए, इसी वजह से हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। फिर है इफेक्टिव गोल सेटिंग, यानी प्रभावी लक्ष्य निर्धारण। जब हम लोग टीचर बनते हैं, मान लो हमें किसी क्लास को पढ़ाना है, मान लो हमें 6th क्लास को पढ़ाना है, तो हमें एक हम मतलब गोल सेट करते हैं कि इतने टाइम पीरियड में इन बच्चों को ये चीजें आनी चाहिए। तो एक जो अच्छा टीचर होता है वही एक प्रभावी लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। वो सभी के लिए करेगा अपने हिसाब से कि इतने टाइम पीरियड में इस क्लास को इतना आना चाहिए, उससे कोई बड़ी क्लास है उसको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो एक टीचर एक प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करने वाला भी होना चाहिए। फिर है स्पष्ट संचार, यानी क्लियर कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो टीचर है उसका कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं होगी, तो वो मतलब पढ़ाई को एक अच्छे ढंग से नहीं समझा पाएगा, या जो भी उसके कॉन्सेप्ट होंगे, मान लो उसको खुद को आता है, सब कुछ आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर वो दूसरों को ही नहीं समझा पा रहा है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है दूसरों को समझ आना। अब छात्रों को ही नहीं समझ आ रहा है, बेशक हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये इसमें ये हमारा ही एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि हम उसको समझा नहीं पा रहे। तो स्पष्ट स्पष्ट संचार भी होना चाहिए, ठीक। अगला है एक्टिंग एज अ रोल मॉडल, एक आदर्श के रूप में कार्य करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो टीचर होते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने टीचर को बहुत ज्यादा रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि अगर मान लो उनके टीचर ने कोई बात कह दी, पेरेंट्स अगर ये भी कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा, फिर भी वो नहीं कहते, वो मानते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने कहा या मैम ने कहा है वही सही है, ठीक। तो उनको एक आदर्श के रूप में कार्य करना है कि अगर क्लास में हमारी 9 बजे से स्टार्ट है तो वो 9 बजे पहुंच जाए, ताकि उनको देख के बच्चे वैसा ही सीखें। ऐसा नहीं है वो खुद 9:30 बजे आ रहे हैं तो बच्चे भी उनको देख के वैसा ही सीखेंगे, ठीक। अगला है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलनशीलता और लचीलापन। इसमें भी वही आएगा
के सिचुएशन के हिसाब से या फिर बच्चों के हिसाब से उनको कैसे अडेप्ट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनकी पढ़ाने के तरीके में, कि बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए और सभी को हमें एक साथ लेके आगे चलना है। ठीक, फिर अगला है प्रेपरेशन यानी तैयारी। तैयारी बहुत जरूरी है। मान लो हमें आज कोई टॉपिक पढ़ाना है, मान लो कोई पोएम करवानी है, तो पहले वो हमें खुद पढ़नी पड़ेगी, उसको तैयार करना पड़ेगा कि इतने टाइम की क्लास है तो हम इस तरह से उसको समझाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, आगे के लिए उसको होमवर्क देंगे। तो तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक अच्छे शिक्षक बनने में। ठीक, फिर है सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं या कैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, कैसे हमारे इमोशंस हैं, तो उसके हमें बार बार उसको देखना है कि वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सही होना चाहिए समाज के हिसाब से, एक टीचर के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है एक मनुष्य के हिसाब से, एक मानव के हिसाब से। तो आत्मचिंतन भी करना आना चाहिए जो एक अच्छा शिक्षक होगा। ठीक, फिर है लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी आजीवन सीखना। ये तो सभी को पता है कि हम ऐसा नहीं है कि हम कभी मान लो पीएचडी कर ली हमने, ठीक, या मास्टर्स कर ली तो हमें सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। हम पूरी उम्र भर सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, चाहे छोटी छोटी चीजें हों, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सीखते रहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है उनका, अच्छे टीचर का, कि हम आजीवन सीखते रहते हैं। फिर है प्रोमोटिंग द लव ऑफ लर्निंग यानी सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना। तो लर्निंग के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है, यानी हम अपने छात्रों को भी प्रोत्साहित करें। जो मतलब पढ़ाई है या सीखना है वह जीवन चलता रहता है, तो उसको सीखो, उसको प्यार से सीखो। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें बोला कि ये पढ़ लो तो चलो हम वहीं पढ़ने लग दिए, बेशक हमारा मन नहीं है, लेकिन अगर हम उसी चीज को अपने मन से, अपनी इच्छा से प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे तो वो जल्दी समझ आएगी और हमारे माइंड में ज्यादा देर तक बनी रहेगी और हमारी लाइफ में भी काम आएगी। ठीक, ये समझ आ गया? जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं कैसे होनी चाहिए। ठीक, इट हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के विभिन्न स्तर है। देखो इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे कि शिक्षण के कौन से स्तर है, ये कल की क्लास रहेगी तो इसको मैं भी नहीं समझा रही डिटेल में। ठीक, अगला है यह एक गतिशील वातावरण में होता है। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। गतिशील वातावरण में कैसे, देखो मान लो कोई क्लास चली, अभी के समझ लो जैसे हमारी क्लास चली है, ठीक, तो मैं कुछ आपको समझा रही हूँ, आप उसको समझ रहे हो, नोट कर रहे हो, है, फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर करोगे, तो मतलब वो गतिशील वातावरण है, वो चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ रहे हो, उसको नोट कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको आ रहा है, आप मुझे आंसर कर रहे हो। ठीक, तो ये गतिशील वातावरण में होता है टीचिंग, है ना। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जो शिक्षण है, टीचिंग है, इसका गहरा संबंध है शिक्षा से, शिक्षण से, निर्देशन से और प्रशिक्षण से। ठीक, इट इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। यह मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। वो तो है ही, अब टीचिंग है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, हमारे दिमाग में कुछ अच्छी चीजें जा रही हैं, हम उसको समझ रहे हैं, उसको अपने जीवन में आगे अपना रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ठीक है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यह एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। कैसे, देखो विज्ञान एक ऐसे है जैसे हर जगह नए नए शोध होते रहते हैं, रिसर्च होती रहती है हर चीज पे, तो टीचिंग पे भी कुछ ना कुछ होता रहता होगा कि अलग तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, या कोई कुछ कुछ भी, जैसे टीचिंग एड्स हो गए, नए टीचिंग एड्स क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या है, कुछ कुछ जो भी होता है, तो उससे हमें वो हम सब हमें पता होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या है। तो ये तो एक साइंस हो गई। अब आर्ट कैसे है, आर्ट ऐसे है कि जो मान लो कुछ नया, मान लो टीचिंग एड आया है, ठीक है, किसी ने कुछ डेवलप किया है, नया टीचिंग एड आया है, ठीक, हमें पता चल गया, वो एक साइंस के तरीके से हम उसको देख सकते हैं। पर वो कला कैसे है, वो हमें यूज करना आना चाहिए, उस चीज को यूज करके हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो इस चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक, ये समझ आ गया इतना? जी मैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ
सोशल सर्विस, यह एक समाज सेवा है। समाज सेवा तो है, अब किसी को पढ़ा रहे हैं टीचर, तो वो उनको अपना ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान हमारा सबसे बड़ा कह सकते हैं एक अस्त्र होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की समाज सेवा भी इसे कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, इसमें अध्ययन और प्रशिक्षण की लंबी अवधि शामिल है। कैसे? देखो, पहले हम लोग मान लो हमने ग्रेजुएशन कर लिया, उतनी पढ़ाई कर ली, वो तो हो गई हमारी लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन की लंबी अवधि। ठीक, उसके बाद जैसे बीएड करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। तो वो बहुत टाइम लगता है। ग्रेजुएशन ऐसा तो नहीं है हम 5th तक पढ़े, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया फिर बीएड कर लिया, नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप जाना होता है हमें। प्राइमरी क्लासेस होती है, फिर 10th 12th, फिर उसके बाद हमें ग्रेजुएशन करनी है। ये तो हमारी शिक्षा हो गई, जो हमने शिक्षा ली। फिर अब हमें टीचर बनना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बीएड कर लिया हमने। ठीक, इतना टाइम दे दिया, तो यह एक बहुत मतलब लंबी प्रक्रिया होती है शिक्षण। ठीक है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब यह एक सतत प्रक्रिया, ये तो आप सभी को पता ही है, हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अब मान लो बीएड भी कर ली, ट्रेनिंग भी ले ली, तो हमें आज सब कुछ आ गया, अब कभी जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। मतलब पूर्ण रूप से हम ये भी नहीं कह सकते कोई बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगर एक टीचर भी है, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट भी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चीजें सीख ही रहा होता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, फिर हम टीचिंग इज अ प्रोफेशन, शिक्षण एक जीविका है, ये तो है ही। समझ आया? जी। यस मैम। ये मैम शिक्षण की प्रकृति और विशेषता ही है सब, इसका पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट इधर राइट हो गया। हाँ जी, इसमें ना वो गलत नंबर डल गई, 6 होना था इसके बाद, ये सारे यही है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। इतना समझ आ गया सभी को? जी। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, कोई जाएगा नहीं क्लास में से। हैंड रेज कीजिएगा, माइक मत अनम्यूट करना। ये बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, रीनू यादव जी बताइए क्या क्या पढ़ा हमने? मैम टीचिंग के बारे में, मैम शिक्षण क्या है और इसकी मैम परिभाषा, और मैम एक अच्छे शिक्षक के उद्देश्य, गुण, लक्षण और उसके उद्देश्य, और मैम शिक्षक की विशेषताएं। हाँ जी, कोई बताएगा? इन्होंने एक पॉइंट छोड़ दिया जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था। रूपाली जी बताइए। डेफिनेशंस, हाँ जी, अवधारणा, व्याख्या। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और थी, कौन बताएगा? सुनीता जी बताइए। मैम हेलो। मीनिंग, शिक्षण हाँ और जी, अभिवृद्धि का मीनिंग। हाँ जी, मीनिंग तो था, कोई बताएगा? किसी को याद आ रहा है? इसके अलावा जिन लोगों ने बता Yes, दिया। ma'am. Teaching can be defined according to 3 views. हाँ जी, मैम बिल्कुल ठीक है। जैसे हम ठीक है, अभी शिक्षण को देख सकते हैं। हाँ ठीक, अभी म्यूट हो जाइए, अभी मैं अगला प्रश्न पूछती हूँ। अब बताइए, जो हमने 3 प्रकार से डिफाइन किया था टीचिंग को, उसमें से जो सत्तावादी था उसको कौन डिफाइन करेगा? हैंड रेज कीजिएगा। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। अच्छा, जो हमने पढ़ा था ना कि शिक्षण को 3 दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है, उसमें जो पहला था सत्तावादी, उसके बारे में थोड़ा सा कोई बताइए मुझे, जितना समझ आया। मैम प्लीज इंग्लिश में ये क्या आप पूछेंगे? अ, ऑथोरिटेरियन। हाँ जी, हाँ जी, आप ही बता दीजिए। ओके मैम, अथॉरिटेरियन बेसिकली बिल्कुल डिपेंडेंट होता है और बिल्कुल पूरा कागज वाला बच्चा होता है, जिसके अंदर टीचर सेंटर्ड होता है वो, और जहाँ जो टीचर बता रहा है बच्चा सिर्फ उसे ग्रैब करे, उसे समझे और उसकी बेसिस पे आके धीरे धीरे बड़ा हुए, उससे उसका कैरेक्टर बने। हाँ जी, बिल्कुल सही। जो सेकंड वाला था डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, उसको बताएंगी किरण यादव जी, बताइए।
ये इसके अंदर मैम सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है ये, और इसमें स्टूडेंट्स को भी वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर थॉटफुल टीचिंग होती है। हाँ जी, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड दोनों होता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, जो थर्ड वाला था लाइसेंस फेयर, उसके बारे में बताएंगे प्रियंका पांडे जी, बताइए। यस मैम, ये स्टूडेंट सेंटर्ड रहता है। जैसे कि जो हायर स्टडीज रहती हैं, पीएचडी, उसमें सिर्फ जो टीचर्स रहते हैं वो गाइड करते हैं आपको, और सारा जो कुछ है वो स्टूडेंट को ही मोस्टली करना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, एक एक दो दो हैंडल्स कीजिए। मेधा जी बताइए, कोई एक बता दीजिए आप, फिर किसी और से पूछते हो। मैम हमने देखा था कि वो स्टूडेंट के कैरेक्टर और बिहेवियर को शेप करने में मदद करता है। हाँ जी, पवन विद्यार्थी जी अगला। जी मैम, इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, इसमें बताया गया। ठीक है जी, नीलू सोनी जी बताइए। यस मैम, ये ना क्रिएटिविटी बढ़ाता है, रचनात्मकता लाता है छात्रों में। ठीक है, नेहा प्रजापति जी अगला। पूजा भारती जी आप बता दीजिए। स्किल्स को धैर्य होना चाहिए, जैसे पेशेंस। अगर मतलब क्लास में आपने एग्जाम्पल दिया था, 10 बच्चों को अगर कोई चीज समझ में आ गई और बाकी को नहीं आ रही, तो टीचर को पेशेंस के साथ उन्हें भी सिखाना चाहिए, और स्पष्ट संचार होना चाहिए। मतलब वो अच्छे से हमारे साथ हमें जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो अच्छे से डिलीवर कर पाए, और उनमें जुनून होना चाहिए जो भी अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उनके प्रति। आपने सही बताया, लेकिन आपने ना जो एक अच्छे शिक्षक के लक्षण बताए, मैंने पूछा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, एक पॉइंट रह गया है, ये बताएंगे तमन्ना शर्मा जी, बताइए। मैम, ये एक तो इंडिपेंडेंसी को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, और सामाजिक जो कौशल है यानी कि सोशल स्किल्स उसको विकसित करने वाला होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये एक पॉइंट रह गया था। चलिए अब हैंड रेज करेंगे। एक अच्छे शिक्षक के लक्षण बताइए, कौन बताएगा? संध्या जी बताइए। जी मैम, और सहानुभूति होना चाहिए, लीडर का क्वालिटी होना जी। चाहिए, और धैर्य होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए, यस, इफेक्टिव ठीक है, गोल अब इससे सेटिंग अगला। होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, अब किसी और से पूछते कौन है? हर्षलता साहू जी आप बताइए। इससे जो और बच गए हैं एक दो पॉइंट, जितने याद है आपको, जितने नोट किए हैं, चाहे देखिए बता दीजिए। अरे, पवन विद्यार्थी जी बताइए। जी मैम, इसमें बताया थे आपने, नेतृत्व होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, किस प्रकार हमको हैंडल करना है, और हमारा किसी चीज को काम करें, धैर्य भी बताया था, पैशन, मतलब किसी चीज को कर रहे हैं हम, उसमें हमको पैशंस भी रखने बहुत जरूरी होता है। फिर अपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको जुनून भी होना चाहिए, पढ़ने में हमेशा रहना चाहिए, और बस इतना मैम। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हेमंत कुमार जी आप बताइए, जिन्होंने बता दी है, इसके अलावा बताइए। जी मैम, हाँ जी। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, हाँ ठीक है, एम्पैथी होना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, हाँ जी ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हाँ जी। लव फॉर लर्निंग एंड टीचिंग होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हैंड रेज कीजिएगा। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, एक एक बतानी है, जिससे पूछूंगी वो एक बताएगा, बाकी अगला दूसरा बताएगा, ठीक है। ये बताएंगे किरण यादव जी, कोई एक बताइए। टीचिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में होती है। हाँ जी ठीक है। सुनीता जी अगला बताइए। मेधा जी आप बता दीजिए। एक कला के साथ ज्ञान होता है। हमने पढ़ा था कि वो जैसे साइंस है वैसे वो साइंस को इम्प्लीमेंट करना एक आर्ट है। हाँ जी ठीक है।
यूजी रे जी अगला पॉइंट बताइए। बेसिकली इट्स लाइक अ डायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर एक टू वे प्रोसेस की तरह चलता है, समटाइम्स वन वे भी होता है, बट ये टू वे प्रोसेस होना चाहिए। हाँ जी ठीक है। प्रियंका पांडे जी कोई और पॉइंट? हेलो। हाँ, सोशल सर्विस हाँ जी ठीक है। और टीचर सुरुचि ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ जी ठीक है, काफी है इतना। अभी सुरुचि महाजन जी बताइए, जो बच गए हैं इसके अलावा वो बता दीजिए सारे। Teaching include lengthy period of study and training. Teaching is a profession. ठीक है, बिल्कुल सही। It is self-organized होना चाहिए। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई क्लोजिंग प्रेयर करवाइए, फिर लीव मत कीजिएगा, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैंड रेज कीजिए, कौन करवाएगा क्लोजिंग प्रेयर? जी जी जी। कोई कुछ कह रहे हैं, किसका कोई क्वेश्चन है? यस मैम, टॉपिक्स पूछ रही हूँ आज जो जो हुए हैं। अच्छा, जो जो टॉपिक्स हुए आज। हाँ, क्या पता एक आधे टॉपिक्स मैंने मिस कर दिए हो लिखने में, तो वो रिवीजन के टाइम में काम आ जाए। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ, वैसे मैं ये पीडीएफ आज शेयर कर दूंगी, फिर मैं बता आज हमने इंट्रोडक्शन किया था इसका। ठीक है, और इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, मीनिंग पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसके बाद जो 3 प्रकार के शिक्षण को परिभाषित किया था हमने, जिसमें सत्तावादी था, लोकतांत्रिक और लाइसेंस फेयर था। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स किए थे टीचिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इतना पढ़ा है हमने। मैं आपको ये शेयर कर दूंगी तो आप उससे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, यूजी जी करवा दीजिए आप क्लोजिंग प्रेयर। जी मैम। सभी अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठे, शांत हुए, मन को शांत करें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आज की कक्षा में हुए हर एक क्षण को याद करेंगे, एक छोटी सी रिवीजन अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में करेंगे। धीरे धीरे उन्हें अपने व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। यह ज्ञान है, यह विद्या है। आंखें बंद ही रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे दीर्घ स्वर में, अ, उ और म। अ की ध्वनि 5 सेकंड, उ की ध्वनि 5 सेकंड, म की ध्वनि 5 सेकंड। लंबी गहरी श्वास लेंगे। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। अपने मन की शांति, अपने आसपास की शांति, परमात्मा से में हो रहा सब कुछ और आपके साथ, उसमें भी शांति।
एक लंबी गहरी श्वास छोड़े। अपने गुरुओं का, माता पिता का, पितृजन का, पशु पक्षियों का, सबका धन्यवाद दें। अपने हर कार्य को अपनी आत्मा से, अपने मन में से, बिल्कुल भक्ति भाव से परमात्मा को अपना हर कार्य समर्पित कर दीजिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, आंखों पे लगाएं। धन्यवाद। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।